हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 26 मार्च मंगलवार के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पदोन्नति के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है। न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ वानी की बात करें तो इन्होंने ये शपथ सोमवार को ली थी। सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है, तो आप लिखते हैं उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में नियुक्ति होती है अतिरिक्त न्यायाधीशों की। तो इन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने इनको श्रीनगर में शपथ दिलवाई। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वहां का उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय। तो पहले क्वेश्चन बता दीजिए, फिर बाद में बात थोड़ी सी विस्तार से करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जस्टिस इज। जल्दी से बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो होती है 62 वर्ष। ठीक है, 62 साल के बाद उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो रिटायरमेंट ले लेता है। तो थोड़ा सा अगर हम विस्तार से देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, शायद ये कलर विजिबल नहीं है तो दूसरा ले लेते हैं ना। उच्च न्यायालय, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनको वेतन कहां से दिया जाता है, तो राज्य की जो समेकित निधि होती है उस राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायरमेंट ले लेता है, उसके बाद उस जज को पेंशन कहां से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से। ठीक है, भारत की संचित निधि से। तो थोड़ा सा इसमें अंतर स्पष्ट आप कर पा रहे होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, पहले तो हम ऐसा लिखते थे ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये एक ही क्या हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था। और इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये एक राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित बना दिया गया। और लद्दाख की जब हम बात करते हैं, इसमें दो जिले आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। कौन कौन से हैं वो दो जिले, एक का नाम तो है लेह और एक का नाम है कारगिल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और अब जम्मू कश्मीर भी जो है वो भी एक अलग यूटी है, यानी कि एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अब वापिस आ जाइए, किसके बारे में हम बात कर रहे थे, उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट इनका। तो जब पहले तो ये एक राज्य हुआ करता था, इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, राज्य का नाम। तो उस समय लद्दाख इन्हीं का हिस्सा था। तो जो उच्च न्यायालय बनाया गया था, उस उच्च न्यायालय की स्थापना तो बहुत पहले हुई थी, 26 मार्च 1928 को। और आपको पता है ना, आज ही 26 मार्च है, तो आज के दिन ही
उस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, तो समय बीतते बीतते जब 2019 में इनको अलग अलग यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो इनका जो उच्च न्यायालय है वो आज भी क्या है, एक ही है, एक ही उच्च न्यायालय है, सेम वही। अब और उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं उसका नाम है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, तो ये इसका नाम है। आपको पता है हमारे भारत में इस प्रकार के बहुत से हाई कोर्ट हैं जो एक स्पेसिफिक राज्य को ना लेकर किसी अन्य के साथ भी क्या है, उनका संबंध है। जैसे मान के चलो हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, हरियाणा एंड पंजाब, ये अलग अलग राज्य हैं, इनका भी उच्च न्यायालय एक ही है। और वो उच्च न्यायालय कहां पे है, वो चंडीगढ़ में है ना। हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में ही है। ये एक सामूहिक उच्च न्यायालय है। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब इसका नाम सामूहिक रूप से रखा गया तो ये किसके द्वारा किया गया था, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा ये नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु आपको क्लियर हो गए हैं। अब इस उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें, अभी न्यूज में आपने देखा ही होगा, इसके चीफ जस्टिस कौन है, सीजे यानी चीफ जस्टिस, क्या नाम था, अगर आपको याद हो, न्यूज में मैंने अभी बताया है, एन कोटेश्वर सिंह, जिन्होंने शपथ दिलाई है वो। जाहिर सी बात है अगर कोई कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश वहां का। तो ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। और इस उच्च न्यायालय की सीट बदलती रहती है, कभी श्रीनगर और कभी जम्मू, क्योंकि आपको पता है ना श्रीनगर जो है वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन। तो ऐसे कुछ बिंदु जो हैं इससे संबंधित हमने कवर किए, तो ये आपको बातें समझनी है। अब हम रुख करते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। जगतियाल, जगतियाल एक जगह है कर्नाटक में, जगतियाल कर्नाटक में एक जगह है, वहां पर किशोर सहित 3 लोगों पर पोक्सो एक्ट लगाया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि आरोप उन पे किस तरीके का लगा है, कहा गया है कि नाबालिग लड़की से उन्होंने दोस्ती की और उस लड़की को गांजा पीने के लिए मजबूर किया और बाद में कुछ महीनों तक अलग अलग उनसे यौन उत्पीड़न करते रहे उस लड़की से। ठीक है, हालांकि न्यूज तो क्या है आती रहती है, लेकिन हमें ये जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा फोकस करना है कि ये एक्ट है क्या। तो इसी से संबंधित मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो इस बात को आप फील करने का प्रयास करेंगे कि जो भी न्यूज आती है उससे संबंधित अधिनियम क्या कहता है, इसकी स्थापना कैसे हुई होगी, कौन से मंत्रालय ने इसका गठन किया होगा। ठीक है, तो किस प्रकार की कार्यवाही जो हो सकती है। तो 3 लोगों को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो यौन उत्पीड़न का इन पे क्या है, ये आरोप लगा है। पोक्सो एक्ट के बारे में अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो वहां की टाउन की पुलिस है, उसी ने इससे संबंधित मामला दर्ज कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। एक और भी आपने नाम सुना होगा, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL। ठीक है, इसके आधार पे लड़की के पिता की जो शिकायत थी
उसी को मायने रखते हुए ये डिसीजन लिया है, ये मामला दर्ज किया है उन लड़कों के खिलाफ। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि दोस्ती ऐसे लोगों से रखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें वाइब नहीं आती है, तो पहले ही पता लग जाता है कि व्यक्ति चाहता क्या है, चाहे कोई लड़की की बात हो रही है चाहे लड़के की बात हो रही है ना। थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए हमें। अभी चलो, बाल यौन अपराध संरक्षण पोक्सो अधिनियम जिसकी बात अभी हो रही है, जिसके तहत मामला अभी आपने पढ़ा सुना, तो ये बताइए ये अधिनियम लाया कब गया था? तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा 2012 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है 14 नवंबर 2012 की, जब इस पोक्सो एक्ट को लागू किया गया। यह अधिनियम बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करता है। यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि 18 साल से कोई भी व्यक्ति अगर कम उम्र का है, इसका मतलब क्या है, वो बच्चा है, और उसके साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न से संबंधित घटना होती है तो इस एक्ट को लागू करते हुए उस पर कार्रवाई होगी। पोक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है ये। और यह अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। ठीक है, कठोर सजा भी दी जा सकती है इसमें। इस अधिनियम को 2012 में लाया गया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इससे नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जा सके। यह अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के संरक्षण से क्या है, एक लबरेज रख सके, यानी कि उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, मेन फोकस इसी बात पे किया गया। और इस अधिनियम के तहत, जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया ही था कि गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान है। हो सकता है कि आपको ताउम्र जेल हो जाए, ठीक है, हो सकता है इसमें फांसी हो जाए, ठीक है, तो ये गंभीरता के अनुसार से डिसीजन लिया जाता है। तो कुछ ये बातें इससे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने इसी से संबंधित सुना होगा 2019 में इसमें एक संशोधन भी किया गया था। 2019 में 2019 में संशोधन क्यों किया गया था? क्योंकि बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड होना चाहिए, या कठोर से कठोर क्या दंड दिया जा सकता है, उस बात का प्रावधान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। और जो पहले कुछ घटनाक्रम हुए हैं इसी एक्ट को लेकर, उनकी सबकी समीक्षा की गई और भारत सरकार ने इस पोक्सो एक्ट को अधिसूचित किया था फिर 2020 में, नोटिफाइड कर दिया 2020 में। तो ये पोक्सो एक्ट से संबंधित जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। सिटी बेस्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनको अवार्ड दिया गया है। कौन है वो व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला है? मोहन राजन। तो बात है, सिंपल सी बात है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? नेत्र रोग से संबंधित, नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो आंखों से संबंधित अगर कोई रोग हो जाता है, उस बीमारी को अगर ठीक कर सके, उन बीमारियों को ठीक करने में जिसने विशेषता हासिल कर सके, कर ली हो, उसे कहते हैं विशेषज्ञ, है ना। तो एक नाम आपने सुना है मोहन राजन, जो आई केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं और वहां के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। उनको मोतियाबिंद और फैकोइल मशीनिफिकेशन के लिए ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा
फैको अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो ये क्या है, AIOS, ये एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी एक अवार्ड लेकर आती है, फैको अवार्ड, ठीक है, इनके द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड किसे दिया गया है, मेडिकल लाइन में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हो, ठीक है, उनको दिया जाता है। तो उसी से संबंधित एक नाम मैंने आपको बताया, मोहन राजन, ये नेत्र रोग के विशेषज्ञ हैं। तो AIOS द्वारा फैको अवार्ड किन्हें दिया गया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ मोहन राजन को दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टरी लाइन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। ये ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी यानी कि AIOS की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। AIOC 2024 अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बता दीजिए, हम बात कर रहे हैं इस सोसाइटी की जिसने वो पुरस्कार दिया है राजन को, मोहन राजन को। तो इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये बता दीजिए आप। अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी इसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में कहें तो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी बताएं जरा जल्दी से। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, उनका बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। AIOS यानी अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1883 के तहत की गई थी। एक अधिनियम है ना 1883 का, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1883, उसी के तहत इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, ठीक है। तो इन्होंने इस मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक वैज्ञानिक संस्था है ये AIOS, जो बेसिकली मेडिकल यानी कि नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देती है। और भारत में नेत्रों से संबंधित हम देखभाल करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई। और लगभग इस नेत्र विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन होते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। तो सम्मेलन होते हैं ताकि एक अच्छा संदेश पहुंचाया जा सके। और ये क्या है, ये वहां का मुख्यालय है, ठीक है। एक फोटो भी मैंने आपको दिखा दी है थोड़ा सा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी ट्रेड डेलीगेशन विजिट्स काबुल। सीमा पार हमलों पर तनाव कम करने के संकेत में पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने काबुल का दौरा किया। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यानी कि विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलूच, इन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार है और लोगों के साथ जो संबंध है उनको हम बढ़ा सके, उनको हम प्रमोट कर सके। एम्ड एट प्रमोटिंग ट्रेड एंड पीपल टू पीपल टाइज विद अफगानिस्तान। सीमा पार आतंकी हमलों पर तनाव बढ़ने के साथ साथ व्यापार संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको पता है हर बार आप देखते हैं आतंकी हमले होते रहते हैं, तो इनके बावजूद हमें क्या है, आपसी संबंधों को बेहतर बनाना है, ऐसा कहना है जहरा बलूच, जो कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है वहां की। तो इसी पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब बातों को करने के लिए वो वहां पहुंचे।
पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो तालिबानी ठिकाने हैं उन पर दुर्लभ कार्रवाई करते हुए हमले भी किए थे, है ना। तालिबान अफगानिस्तान, इसमें 8 लोग मारे भी गए थे, आपने ये भी न्यूज सुनी होगी। और अफगान बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो थोड़ा सा पहले आप क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद में थोड़ा हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। 1971 में बांग्लादेश अत्याचारों के बाद पूर्वी पाकिस्तान से कितने बंगालियों ने भारत में शरण ली? जल्दी से बताएंगे कितने आए थे वहां से पूर्वी पाकिस्तान से। आपको पता है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन क्या हो गया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और पाकिस्तान यानी कि रात का समय था, तो पाकिस्तान अपना दिवस मनाता है 14 अगस्त को और हम मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दो भाग थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक मतभेद हुए, भाषा के आधार पे उनको पिछड़ा माना गया, जिसकी बदौलत वहां पर क्या है, आंदोलन शुरू हुआ। और उस आंदोलन में सहयोग करने के लिए हमारे भारत का अहम योगदान रहा, है ना। तो उस पूर्वी पाकिस्तान में जब लड़ाई हुई तो वहां से आप मान के चलिए 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, 1 करोड़ वहां के लोग भारत में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खाने पीने की चीजों की बात करें, अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करें, हर चीज पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। जनसंख्या अचानक आ जाए इतनी, 1 करोड़ हो गई। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, अभी एक्सप्लेन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत और अफगानिस्तान ने रिक्त स्थान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए। जल्दी से बताएंगे, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कभी कभार आपको पढ़ने को मिलेगा शिमला समझौता, शिमला समझौता, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये शिमला समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। किस लिए हुआ, क्योंकि आपको पता है 1971 में लड़ाई लड़ी गई, जिसमें भारत ने साथ दिया था बांग्लादेश का, यानी कि जो उस मूवमेंट का, और उसी का परिणाम था कि बांग्लादेश उभर कर आया, ठीक है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं एक कहानी के रूप में। जैसे हम बात करते हैं, आज क्या तारीख है, आज है 26 मार्च, 26 मार्च। तो आज बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस आज के दिन। तो 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 1971 में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की याद में मनाया जाता है। यह दिन बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में मारे गए हजारों नागरिकों की याद में भी मनाया जाता है। जब 1947 की बात करें तो पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान कैसे बना था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक था इधर पश्चिमी पाकिस्तान, वो तो मैप में आप जानते ही होंगे, है ना। तो फिर जैसे राजनीतिक मतभेद के कारण क्या हुआ कि बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश तो अभी बना नहीं ऐसा मान के चलो, पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि मुक्ति बांग्लादेश क्षेत्र में मुक्ति वाहिनी युद्ध। और इस आंदोलन में भारत सरकार ने साथ दिया। भारत सरकार में यानी कि उस समय हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने खुले तौर पर पूर्वी पाकिस्तान को एक
सहयोग किया और वो बाद में फिर क्या है, बांग्लादेश का रूप बना। जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं, हमारा तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 15 अगस्त को, लेकिन बांग्लादेश के लोग 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को घेर लिया था और उन पर गोलियां चला दी और इनकी हत्या हो गई। इसी वजह से राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में 15 अगस्त को। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश जो उभर कर आया, यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कैसे तब्दील हुआ, तो जो हमारा युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, जिसे हम भारत पाक युद्ध कहते हैं, उस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीयों के सामने। ठीक है, 90,000 सैनिकों ने, बहुत बड़ी बात है ये। अब इसी युद्ध को लेकर एक शांति समझौता किया गया, जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा ना मैंने, शांति समझौता किया था, जिसे हम कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता, ये समझौता अगले साल हुआ 1972 में, 1972 में एक लड़ाई लड़ी गई 1971 में और ये 1972 में। ठीक है, और कब की बात है ये, तो बात है 2 जुलाई 1972 की। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो नाम आता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे इस समझौते में, तो उस समय के वहां के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये नाम तो आपने सुना होगा ना, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये समझौता हुआ। और ये एक शांति संधि थी कि जो भी हमने इस लड़ाई में एक राजनीतिक तनाव पैदा किए हैं या हो गए हैं, उनको हम किस प्रकार से शांति में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और जो भी टकराव हो गया है उस टकराव को समाप्त करते हैं। ठीक है, सामान्य हम कैसे रह सकते हैं, सामान्यीकरण कैसे हो सकता है, इस बात को हम लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना था। और ऑप्शन में एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया था, लखनऊ समझौता। इसके बारे में तो आपको पता ही है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गई, यानी कि आपको पता है ना 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस के दोनों दल, यानी कि गरम दल नरम दल, एक हो गए। प्लस में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी क्या है, इनके साथ हाथ मिला लिया। तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली पार्टी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच में ये समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था। तो उसी के समय की ये बात है। चलो जी, अब हम थोड़ा सा करंट में आ जाते हैं, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले की बात में आ जाते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, आसिफ अली जरदारी। ये पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। मार्च 9 मार्च 2024 को इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यानी आज 26 मार्च है। देख लीजिए कितने दिन हुए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, है ना, लगभग
15-17 दिन हुए हैं इनको राष्ट्रपति बने हुए। ये वहां के अब वर्तमान में राष्ट्रपति है और इनका राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्योंकि ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने पहले राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्यभार संभाले रखा, तो 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति रहे। ये इनका पहला कार्यकाल था। अब ये 2024 तक देखते हैं कब तक रहते हैं। तो ये इनका दूसरा अब कार्यकाल चल रहा है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं, ऐसा कहा जाता है। जब हम बात करते हैं अभी जो ये इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति के, आसिफ अली जरदारी जिन्होंने इसमें जीत हासिल की है, तो इनके जो प्रतिद्वंदी थे महमूद खान अचकजई, एक सेकेंड सॉरी, महमूद खान अचकजई, ये इनके प्रतिद्वंदी थे। और यहाँ पर ये जो अली जरदारी हैं यानी कि आसिफ अली जरदारी, इनकी जीत हुई। इनको 119 वोट मिले, जबकि आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले। ठीक है, और महमूद खान अचकजई की पार्टी कौन सी है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपको पता है ना, लगभग 80 से 85% की जो जनसंख्या है पाकिस्तान में वो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो वो आपको ये कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब हम बात करते हैं आरिफ अली जरदारी के बारे में, ये कौन सी पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो ये दो पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार बने थे। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं? तो एक तो आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एक तो ये पार्टी का नाम है। और दूसरी पार्टी कौन सी थी? एक का नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो इन दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और जीत हासिल कर ली। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस ऑप्शन में एक पॉइंट और भी दिया गया था, मोहम्मद शाहबाज शरीफ। ये मोहम्मद शाहबाज शरीफ जो है ना, ये कौन है? ये अभी वर्तमान के पीएम हैं। राष्ट्रपति की बात होगी, आरिफ अलवी हैं, और राष्ट्रपति कौन है, सॉरी प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ये जो नवाज शरीफ हैं उसके भाई, नवाज शरीफ। इनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है एज ए पीएम। पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 2022 से लेकर 13 अगस्त 2023, ये पहला कार्यकाल रहा। और दूसरा कार्यकाल अभी इसी महीने शुरू हुआ है 4 मार्च को, यानी इसी मार्च की ही घटना है ये भी। तो अभी क्या है? कंटिन्यू। और ये कौन सी पार्टी के हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कुछ पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखनी है। चलिए जी, आज की जो न्यूज है वो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एडुरोही ऑफिशियल। एक चैनल और भी है, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स,
तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। जब आप एडुरोही 24 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे एडुरोही का ये जो लोगो लगा हुआ है दिख जाएगा। वहां पर आपको डेली की ये करंट अफेयर की क्लास सुप्रभात सीरीज की पीडीएफ मिल जाया करेगी। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एडुरोही 24 सर्च कीजिए ट्विटर पे तो भी आपको अपना ही संस्थान मिलेगा। ऐसे ही सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो भी अपनी आईडी मिलेगी। और व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है अपना। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको एडुरोही ऑफिशियल चैनल या फिर एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल की डिटेल्स में मिल जाएगा। वहां पे आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।